तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि इलेक्टोरल फॉर्म रिफॉर्म्स है क्या, और हमने ये बताया था कि बिफोर 1996 क्या था। अब हम करेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ 1996। तो 1990 में एक नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट हेडेड बाय वीपी सिंह, उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की जिसके चेयरमैन थे देन लॉ मिनिस्टर दिनेश गोस्वामी। उन्होंने सारा कुछ एनालाइज किया। तो कमेटी वाज आस्क्ड, उस कमेटी में बोला गया कि ड्रॉबैक्स क्या है इलेक्टोरल सिस्टम में। तो उन्होंने सारा कुछ एनालाइज करके अपनी स्टडी करके एक रिपोर्ट तैयार की, जो रिपोर्ट 1990 में दी गई। तो उन्होंने बहुत सारे उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स प्रपोज किए। तो ये कुछ प्रपोजल अप्रूव्ड हुए जिनको इम्प्लीमेंट किया गया 1996 में। जो प्रपोजल्स अप्रूव हुए थे उनमें कुछ प्रपोजल्स हम अभी डिस्कस करेंगे, जिनमें फर्स्ट है लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। तो इसमें क्या प्रपोज किया कि जो कैंडिडेट्स जो कंटेस्ट करना चाहते थे कैंडिडेट, उनको क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरीज में। तो फर्स्ट कैटेगरी बनाई गई कैंडिडेट्स ऑफ रिकग्नाइज्ड पार्टी, तो और अनरिकग्नाइज्ड पार्टी और अदर इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स थे उनकी ये लिस्ट बनाई गई, और लिस्ट बनाई गई अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और इनके नेम्स अपीयर हुए बैलेट बॉक्स में सेपरेटली। सेकेंड पॉइंट ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इंसल्टिंग नेशनल ओनर एक्ट, जिसमें ये बताया गया कि अगर जैसे ये एक एक्ट बना हुआ है, एक्ट का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971। इसमें ये बोला गया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा कन्विक्ट होता है किसी ऑफेंस में जो मेंशन्ड है इस एक्ट में, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया पार्लियामेंट इलेक्शंस, दोनों हाउसेस के इलेक्शंस के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस के लिए, दोनों हाउसेस के लिए फॉर एटलीस्ट 6 ईयर्स। फिर उसके बाद आता है कि इंसल्टिंग नेशनल फ्लैग, अगर हम नेशनल फ्लैग की इंसल्ट करते हैं तो उसके लिए भी इनको प्रिवेंट किया गया कि ताकि ये इलेक्शंस कॉन्टेस्ट ना कर सकें। फिर इंसल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को या उनको डिनाई करते हैं, इंसल्ट करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसके लिए अगर कोई बंदा कन्विक्टेड है इन ऑफेंसेस के लिए तो उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। ही इज कंसिडर्ड टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। और अगर ऑफेंस ऑफ प्रिवेंटिंग सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, इसका मतलब है कि अगर कोई नेशनल एंथम गाना चाहता है लेकिन अगर उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको गाने का अधिकार छीन लिया जाए, उसे ना गाने दिया जाए, तो ये भी एक ऑफेंस कंसीडर होता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971। तो ये सारे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन डिक्लेयर हो जाती है कि आप कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के। थर्ड पॉइंट इज कि प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ लीकर। तो ये जो आप जब पोल्स हो जाते हैं उसके विद इन 24 आवर्स आप कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल आप सेल या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और नियर बाय पोलिंग स्टेशन पे ये प्रिवेंटेड है। पॉइंट इज डेथ ऑफ कैंडिडेट, अगर किसी इलेक्शन से पहले अगर किसी कैंडिडेट का जो नॉमिनेटेड है उसकी डेथ हो जाती है, तो पहले क्या होता था कि इलेक्शन उसका कैंसिल हो जाता था। तो बाद में दिक्कत ये आई कि बहुत डिफिकल्टी होती है दोबारा इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। तो बाद में ये प्रोवाइड किया गया कि जो रिकग्नाइज्ड पार्टी है वो विद इन 7 डेज अपना एक और कैंडिडेट प्रपोज कर सकती है, तो उसका इलेक्शन हो जाता है जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी जगह पे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि टाइम लिमिट ऑफ बाई इलेक्शन। अब बाई इलेक्शन का मतलब क्या है कि सपोज अगर कोई वैकेंसी आ जाती है, जैसे कोई रिजाइन कर जाए अपनी सीट से, या मतलब पार्टी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। तो अगर इलेक्शंस करवाने हैं तो मेन किसी भी पार्लियामेंट के हाउस के या राज्यसभा के, तो जो ऐसी
कंडीशंस में इलेक्शन होते हैं उनको बाई इलेक्शंस बोलते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि ये विद इन 6 months ऑफ द अकरेंस ऑफ वैकेंसी इन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर होंगे, लेकिन ये 2 कंडीशंस में बाई इलेक्शंस नहीं हो सकते। अगर जो टर्म बची है, जैसे हम 5 ईयर की टर्म है ना, और ये जो 5 ईयर की टर्म है, अगर 1 साल से कम की टर्म बची है तो बाई इलेक्शंस नहीं कंडक्ट होंगे। और अगर इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके अगर सर्टिफाई करता है कि इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड बाई इलेक्शन विद इन सेड पीरियड, देन बाई इलेक्शंस भी नहीं होंगे। 6th पॉइंट ये है कि जो पोलिंग डे होता है, जिस दिन इलेक्शंस होते हैं उस दिन हॉलीडे कंसिडर की जाती है। तो ये किन किन को हॉलीडेज होती है? जो एम्प्लॉयज ट्रेड में है, बिजनेस में है, या डेली वेजर्स हैं। बट कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकते, इम्पॉर्टेंट जिन पे काम होता है पर वो वाले एम्प्लॉयज को छुट्टी नहीं मिलती बिकॉज ऑफ whom absence may cause danger or substantial loss in respect of the employment in which he she is engaged। अगर वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वो छुट्टी नहीं ले सकते तो उनको छुट्टी नहीं दी जा सकती। अब ये कंटेस्टेंट रिस्ट्रिक्टेड टू 2 consequences ओनली। इसका मतलब ये है कि जो एक बंदा है वो 2 कंसिक्वेंसेज में एट द सेम टाइम्स मीन साइमल्टेनियसली इलेक्ट अपना कंटेस्ट कर सकता है। और यही अप्लाई होता है बिनेलियन इलेक्शंस पे, और इलेक्शंस टू राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पे भी सेम रूल अप्लाई होता है। मींस जैसे स्मृति ईरानी या राहुल गांधी 2 कंस्टिट्यूएंसीज से कंटेस्ट करना चाहे तो वो एट द सेम टाइम कंटेस्ट कर सकता है। 8th पॉइंट है कि प्रोहिबिशन ऑफ आर्म्स।